हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को और अब हमारा समय आ चुका है कि बेटा हम केमिस्ट्री को भी आरंभ कर दें। तो एक दो दिन के अंदर बेटा आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी आरंभ हो जाएगी बिल्कुल। और जैसा कि बिलियन चैप्टर से आरंभ होगी और लास्ट बेटा जैव अण तक बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे और एक मेहनत के साथ बेटा ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ेंगे। और ध्यान रखना है जो हमारा टारगेट है वो बेटा एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक के अलावा एक अन्य पब्लिकेशन। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा जो भी क्वेश्चंस आएगा वो एनसीईआरटी बुक से आएगा। और कहीं भी बेटा चाहे नीट पढ़िए, चाहे आप लोग बेटा यहां पर आईआईटी का एग्जाम दीजिए या आप बेटा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर जहां आपकी साइंस पूछी जाती है वो सबकी सब साइंस कहां से आती है? एनसीईआरटी से। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट कौन है? एनसीईआरटी। इसके अलावा एक पब्लिकेशन और लेके यानी दो बुकों के साथ बेटा हम लोग बेटा तैयारी करेंगे। और ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो एक मेहनत और हमारी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के प्रति बढ़ जाएगी। तो ये काम आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस छोटे से चैनल को बेटा आप लोग इतना बड़ा परिवार बना दीजिए ताकि बेटा हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें और आप लोगों के सामने जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे पास है, लेकिन बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके टीचर आप लोगों के सामने ला सकें। क्लियर? और जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर यानी हमने चैप्टर नंबर 1 में आधे भाग में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय को, जो आधे भाग में पढ़ रहे हैं। और आधे भाग में हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो अभी हम बेटा किस टॉपिक की ओर चल रहे हैं? फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के आधे भाग में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्ययन कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का। इसके लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? हमने पढ़ाया था क्षेत्रफल सदिश के बारे में, हमने पढ़ाया था घनकोण के बारे में, हमने पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो माइंड में आना चाहिए भाई कि यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। माइंड में क्या आना चाहिए भाई? क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। यानी फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को क्या माना गया है? सदिश। फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को क्या माना गया है? सदिश माना गया है। अब क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या थी कि ये समतलीय पृष्ठ है, इस समतलीय पृष्ठ पर बाहर इसके क्षेत्रफल पर, समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। क्लियर? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो आप लोग बताओगे कि भैया के वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक पृष्ठ लिया था उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं थी उनकी संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू में ए कॉस थीटा। क्लियर? उसके बाद इसका मात्रक क्या था? तो इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। अब आज हम बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। किसको पढ़ने वाले हैं? गॉस की प्रमेय। तो डालेंगे हेडिंग बेटा सभी लोग, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। अब भाई गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा लेंगे? बंद। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो बंद पृष्ठ है बेटा, उस बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला कौन? वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश होता है, इस कुल आवेश का बेटा क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? तो ये बेटा हो गई किसकी परिभाषा? गॉस की प्रमेय की। लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ
से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? ध्यान रखना है यहां पर। और जहां ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, इस गॉस की प्रमेय की भाई उपपत्ति करनी है, इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है। हम इसे कितने तरीके से कराएंगे, 2 तरीके से, और आपको जो भी सरल लगे उसको बेटा क्या कर देना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर हल कर देना है। ठीक है? तो इसे हम कितने तरीके से कराएंगे आप लोगों के सामने, 2 तरीके से। ठीक, चलो डालेंगे हेडिंग गॉस की प्रमेय की उपपत्ति। तो हेडिंग क्या डाली हमने बेटा, गॉस की प्रमेय की उपपत्ति। तो हम समझने वाले हैं पहले तरीके से। देखो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एक लेंगे गोलीय पृष्ठ। क्या लेंगे बेटा, एक गोलीय पृष्ठ। इस गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन माना हमने, ए। तो ए आपसे पूछ लिया जाए बेटा क्या है, तो ए आप बताओगे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्लियर? इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र मैंने क्या माना, केंद्र O है, जिस पर कौन उत्पन्न है, जिस पर रखा हुआ है बेटा कौन, +q आवेश। मैंने किसको रखा है, +q आवेश। तो इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर हमने बेटा किसको रख दिया है, +q आवेश। तो +q आवेश के कारण इस गोलीय पृष्ठ से कौन गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स। कितना गुजरेगा, तो ये तो बेटा बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो फिजिक्स कहती है कि सबसे पहले इसके अल्पांश, इसके छोटे से भाग में पता करिए कि छोटे से भाग में कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो उसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा इसके संपूर्ण भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। क्लियर? तो आपको बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इस गोलीय पृष्ठ का क्या लेना होगा, अल्पांश भाग। गोलीय पृष्ठ का क्या लेना होगा, अल्पांश भाग। तो मैं ले लिया बेटा इस गोलीय पृष्ठ का अल्पांश भाग। और जब भी मैं अल्पांश शब्द लगाऊंगा तो अल्पांश के आगे आप लोगों को क्या लगाना होगा, अल्पांश के लिए आपको किसका उपयोग करना होगा, डी का। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और इसका आपने अल्पांश भाग लिया, अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। तो इस क्षेत्रफल के आगे आप क्या लगा दीजिए, इस क्षेत्रफल के आगे आप किसको लगा दीजिए, डी को। क्लियर? और इस अल्पांश पे बेटा हमने एक बिंदु ले लिया पी, जो कितनी दूरी पर है, +q आवेश से बेटा कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। +q आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इस बिंदु P से देखा गया +q आवेश अंदर की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की ओर। क्योंकि इस बिंदु से प्लस इधर है, तो इसके विपरीत किसको कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब बात करेंगे कि भाई ये पृष्ठ तो हमारा समतल है, पृष्ठ समतल है, तो इस समतल पृष्ठ पर बाहर की ओर बेटा हम किसको खींचेंगे, वेक्टर को। तो ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर है, बाहर की ओर है। तो इनके बीच में बनने वाला बेटा एंगल कितना होगा, आप बोलोगे 0, क्योंकि दोनों की बेटा क्या है, डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर?
तो यहां पर सबसे पहले ये पता करो कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। सबसे पहले ये पता करो, क्योंकि एक आवेश है इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, दो आवेश होते तो हम किसकी ओर चले जाते बेटा, दो आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती तो हम चले जाते कूलाम के नियम की ओर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, कहां पर देख रहे हैं, बिंदु P पर देख रहे हैं ना, और किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कितनी हो, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इसके लिए फॉर्मूला होता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और चूंकि यहां पर बेटा दूरी R ही मानी है, ठीक है। और मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमने पता किया कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, बात सही है। अब मुझे पता करना है कि इस अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। क्लियर, तो हम लिखेंगे बेटा अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप बोलोगे कि यहां पर शब्द क्या लगाया है, अल्पांश, क्या लगाया हुआ है, अल्पांश। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि फाई E बराबर होता है E इंटू में A cos थीटा। फाई E बराबर क्या होता है, E इंटू में A cos थीटा। पर हमने जो भाग लिया हुआ है वो बेटा कौन सा लिया हुआ, अल्पांश। तो अल्पांश भाग का क्षेत्रफल क्या है, dA। तो बेटा क्षेत्रफल के आगे क्या लगा देंगे, d। तो वैद्युत फ्लक्स जो फाई E के आगे भी हम क्या लगा देंगे, d। तो ये अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। जब भी अल्पांश भाग में पता करना है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A था पर हम तो बेटा अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी बेटा कौन सा होगा, अल्पांश भाग का ही तो होगा। तो वैद्युत फ्लक्स भी कौन सा होगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स भी बेटा कितना निकलेगा, अल्पांश। पर हमने देखा कि E इंटू में dA, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप बोलोगे 0, तो यहां पर लगाएंगे तो E इंटू में dA और cos और थीटा की जगह क्या लगा देंगे 0। और cos 0 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो भाई हो जाएगा। तो अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप बोलोगे d फाई E बराबर E इंटू में dA। अल्पांश भाग से इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। पर हमें बेटा यहां से E का मान पता है, हमें किसका मान पता है, E का। तो इस E का मान उठाएंगे, आप यहां लगा दीजिए, तो लगा देंगे d फाई E बराबर E का मान कितना है, तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इनटू में कौन हो जाएगा, dA। क्लियर, तो एक अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू में dA। अब हमें बताना है कि संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप बोलोगे कि ये छोटे से हिस्से में जो वैद्युत फ्लक्स निकाला है, इस छोटे से हिस्से में ये पता किया कि भाई कितना वैद्युत फ्लक्स है, इसका क्या कर दीजिए, समाकलन। इसका कर देंगे समाकलन, किसका, छोटे से हिस्से में निकाला हुआ वैद्युत फ्लक्स का। तो क्या है छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स बेटा, d फाई E। और इस d फाई E का मान उठाएंगे और कहां लगा देंगे, यहां पर लगा दीजिए। तो समाकलन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू में बेटा कौन होगा, dA। क्लियर, तो पहले बेटा यहां तक नोट करिए, हम ऊपर का बेटा रफ करके तब आप लोगों को करा रहे हैं। नोट करो पहले यहां तक।
देखो बेटा यहां से सबसे पहले जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। किसको बाहर करेंगे, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 5e बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, समाकलन होगा किसका, dA का। एक फॉर्मूला होता है कि d के सापेक्ष x का समाकलन बेटा क्या होता है, x, d के सापेक्ष y का समाकलन y, d के सापेक्ष z का समाकलन z, तो वही d के सापेक्ष a का समाकलन आप बोलोगे a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां पर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू में d के सापेक्ष a का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा, a। अब आप बोलोगे a यहां पर क्या है, तो a आप बोलोगे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो a बराबर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे 4πr स्क्वायर। तो लगा देंगे यहां से, तो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर और a का मान लगा दो 4πr स्क्वायर। तो फिर यहां से क्या होगा कि भाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो बचेगा कौन, 5e बराबर q अपॉन और बट्टे में है ε0, q अपॉन ε0। और हमें इसी को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैटर्न हो गया पहले तरीके से। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे तरीके से, तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। ठीक, नोट करो इसको। बाद बेटा अब हम दूसरे तरीके से किस तरीके से गॉस के नियम की उत्पत्ति को करने वाले हैं। मान लिया पहले जो पृष्ठ था हमारा कैसा था, गोली था। अब पृष्ठ हमारा कैसा बेटा, ये हमारा जो पृष्ठ है वो कैसा नहीं है, गोली नहीं है। ठीक है, पृष्ठ का आकार बेटा अब कैसा है, गोलीय नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लिया अब की बार जो पृष्ठ लिया है वो कुछ इस तरीके से बेटा हमने ये पृष्ठ लिया है। ठीक है, और इस पूरे पृष्ठ का बेटा जो क्षेत्रफल है वो कौन है, a है। पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कौन है, a है। मान लिया इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु ले लिया, माना पृष्ठ के भीतर हमने एक बिंदु O ले लिया जिस पर कौन रखा हुआ है, +q आवेश। कौन रखा हुआ है, +q आवेश। अब +q आवेश के कारण बेटा पृष्ठ से कौन बाहर निकलेगा, तो आप बोलोगे इससे बाहर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसके अल्पांश भाग में कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। सबसे पहले क्या पता करना है, इसके अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उसका क्या करेंगे, समाकलन। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर क्या लेंगे, इसका एक अल्पांश भाग लेंगे। इसका क्या लेंगे, एक अल्पांश भाग। मैंने मान लिया यहां पर ये ले लिया बेटा अल्पांश भाग। क्लियर, ये बेटा अल्पांश भाग ले लिया। ठीक है, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल बेटा आप बोलोगे a के आगे क्या लगा दीजिए, d लगा दीजिए। और इस अल्पांश पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P ले लिया। इस अल्पांश पृष्ठ पर एक बिंदु कौन ले लिया, P ले लिया। क्लियर। अब इस बिंदु P पर हमने बेटा देखा पृष्ठ की दिशा, इस पृष्ठ की दिशा देखेंगे। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल कैसा है, सदिश है, तो इस पे हम कौन खींचेंगे, एरिया वेक्टर। तो बेटा पृष्ठ ये है और पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया एकांक वेक्टर क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, तो इस पर बेटा बाहर की ओर बेटा हम कौन खींचेंगे, एरिया वेक्टर, यानी किसकी दिशा में, एन कैप दिशा में। ठीक है, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अब देखा कि इस बिंदु O से और इस पृष्ठ तक की दूरी बेटा कितनी है, तो आप बोलोगे ये दूरी r। इस बिंदु से इस पृष्ठ तक की दूरी आप बोलोगे ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, r। क्लियर। तो यहां पर बेटा एक कोण बन गया, यहां पर कौन बन गया, एक कोण बन गया। और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, यहां पर पूरा पृष्ठ का जो कोण है वो ओमेगा है, लेकिन इस अल्पांश भाग के कारण जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्लियर। अब हम देख रहे हैं इस बिंदु से +q आवेश इधर की ओर है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इससे कहां होगी बेटा, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहां होगी, बाहर की ओर। इस बिंदु से +q आवेश अंदर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहां होगी बेटा,
बाहर की ओर, ठीक है। और ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो यह एंगल बेटा कितना ले लिया हमने, थीटा। कितना एंगल है, थीटा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल हमारा कितना है, थीटा है, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों, क्यों भैया एक आवेश है, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दो आवेश तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती, तो फिर किसका नियम लगाते हैं, कूलाम का नियम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बेटा कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², ठीक है। अब पता करना है भाई कि इसके अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो भाई E बराबर होता है E इंटू में DA cos थीटा। भाई बराबर क्या होता है, E इंटू में A cos थीटा। पर यहां पर मैंने क्या बोला, हमने भाग कौन सा लिया है, अल्पांश, और अल्पांश भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बोलोगे DA। तो बेटा यहां पर A के आगे क्या लगा देंगे, D। तो वैद्युत फ्लक्स भी बेटा कितना निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स भी हमारा अल्पांश निकलेगा। इसके बाद अब आपको क्या पता है, आपको पता है भाई E का मान, आपको क्या मान पता है, E का। इस E का मान कहां लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे। तो लगाएंगे E का मान, लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। फिर कौन है, इनटू में कौन है, DA cos थीटा। लेकिन हमें पता है क्या होता है कि DA cos थीटा वट्टे r², हमने बेटा लिखाया था क्या होता है, d ओमेगा। DA cos थीटा बट्टे r², क्या होता है, d ओमेगा। तो यहां पर बेटा ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे DA cos थीटा बट्टे r², ये हो जाएगा d ओमेगा। तो यहां पर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में DA cos थीटा बट्टे r² की जगह कौन लगा देंगे, d ओमेगा। तो अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, भाई अल्पांश भाग से इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, क्लियर। अब बेटा क्या करना है, हमें पता करना है इस संपूर्ण भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो लिखेंगे संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना बेटा, 5। मतलब इस आप क्या करोगे, जब संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करोगे, तो आपने जो अल्पांश भाग में वैद्युत फ्लक्स निकाला है उसका क्या करा देंगे, समाकलन। उसका क्या कर देंगे, समाकलन, यानी d फाई का क्या कर देंगे हम, समाकलन। d फाई का मान जो भी है वो यहां लगा दीजिए। तो लगाएंगे d फाई का मान क्या है, तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में d ओमेगा। तो यहां से बेटा जो कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होगा, तो आप बाहर किसको करेंगे, आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसको बाहर करेंगे, Q को। समाकलन किसका होगा, केवल d ओमेगा का। और हमने बताया फॉर्मूला कि भाई d के सापेक्ष x का समाकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे x, d के सापेक्ष x का समाकलन x, तो d के सापेक्ष y का समाकलन y, d के सापेक्ष ओमेगा का समाकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में d के सापेक्ष ओमेगा का समाकलन क्या होगा, ओमेगा। और हमने बेटा आप लोगों को घन कोण में पढ़ाया है कि ओमेगा बराबर क्या पढ़ाया हमने, चूंकि हमें पता है बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई
ये आपको बेटा हमने पहले ही घन कोण के अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप पिछले लेक्चर को बेटा जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया, घन कोण में पढ़ा दिया आप लोगों को। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, इसको बेटा घन कोण में पढ़ाया आप लोगों को। तो लगाएंगे ओमेगा की जगह 4 पाई, तो यहां पर 5e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू में ओमेगा की जगह लगा देंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5e बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा हमें क्या करना था, इसी को सिद्ध करना था। दूसरे तरीके से बेटा ये हो चुका। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। जब पृष्ठ हमारा गोली है तो बेटा हमने उस तरीके से बता दिया, और जब पृष्ठ बेटा हमारा गोली नहीं है, कैसा भी आकार का हो सकता है, तो बेटा हम फॉर्मूला फिर इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर पृष्ठ के भीतर उपस्थित है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन है बेटा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन है, पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। माना एक अल्पांश पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिस पर कौन स्थित है, बिंदु P स्थित है। क्लियर। तब प्लस क्यू आवेश के कारण हमें क्या चेक करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपकी बेटा क्या हमने पढ़ा दी, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की उपपत्ति दोनों तरीके से। इसके बाद बेटा हम दो लेक्चर में हम पूरे गॉस के अनुप्रयोग को पढ़ा देंगे। क्लियर। तो आज अपनी क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।